guys, this is रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम कर रहे हैं बहुत 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 ही स्पेशल वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है मैम, क्या है ऐसा वीडियो में, क्या आप लेके आए हो? ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ योर माइंडसेट, अ प्रिपरेशन ऑफ योर माइंडसेट टू कैलकुलेट बेसिकली व्हाट इनकम टैक्स के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें सबसे मेजर क्वेश्चन जो है जिसके ऊपर पूछा जाता है वो क्या है? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, जो 50 नंबर है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मल्टीपल तरीके से आ सकता है, अलग अलग जगह पर भी आ सकता है, और ये एकदम एंड कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर आप इसको गलत कर दोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या आपका नंबर जो है वो कट सकता है। तो जब पता है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है, जब हमको पहले से ही पता है कि टैक्स लायबिलिटी आएगा ही आएगा, तो क्यों ना इसको इजी बनाया जाए, क्यों ना इसका एक प्रोसेस रखा जाए, क्यों ना इसमें कोई स्कोप ही ना रखे कि गलती हो सके। ठीक है, तो हम आपके लिए लाए हैं एक प्रोसेस जिसमें हम चाहेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम आपको कोई गलती ही ना हो, और आपको पहले से ही बता दिया जाए कि आपको क्या सोचना है। ठीक है, जब भी आपके पास टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, कौन सा फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करना है, जहां पर आपकी जो गलती का जो स्कोप है वो खत्म हो जाए। सो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। ठीक है, तो बिना किसी लेट करते हुए आओ वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक के साथ, और बेसिक का बेसिक टैक्स रेट जो चैप्टर है उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है सर, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ गया है क्या? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइंड आउट द रिजीम। कि आपको क्वेश्चन में पहले ये फाइंड आउट करना है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम है या फिर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। ठीक है, अब जब आपकी क्वेश्चन, जब ये वीडियो आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या अपने सामने रखना है? आपको सामने रखनी है अपनी क्या? चार्ट बुक। ठीक है, इज दिस हाउ द चार्ट बुक लुक्स लाइक? यस, दिस इज हाउ द चार्ट बुक लुक्स लाइक। एक तरफ है आपका क्या? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और दूसरी तरफ है आपका क्या? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। इस तरीके से सब चीजों को आप दिमाग में रखोगे ना तो आपके लिए बहुत 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 इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना और कंपेयर करना। ठीक है, एज कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी टॉपिक है, तो ये पेज भी तो इम्पोर्टेंट और कंपलसरी है, मतलब इस पेज में से सॉल्व करने के हिसाब से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ही, कुछ ना कुछ क्या क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एमसीक्यू में भी आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा जाता है, फिर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा जाता है। उसके अलावा क्या पता कैपिटल गेन में टैक्स रेट पूछ लिया, कहीं और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो द फर्स्ट पेज ऑफ योर चार्ट बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, और हाँ, ये जो चैप्टर 1 का जो चार्ट बुक है वो हमने फ्री प्रोवाइड किया है अपने ऐप में, तो जल्दी जल्दी सीएग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आईओएस वालों के लिए भी क्या बोलते हैं ऐप अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। बस आईओएस वाले एक चीज ध्यान रखें कि पहले आपको वेबसाइट में रजिस्टर करना है, और उसके बाद फिर आपको ऐप डाउनलोड करना है। अगर किसी भी आईओएस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ऐप डाउनलोड करने में तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल गाइड देम कि आप कैसे आईओएस का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एंड्रॉइड वालों के लिए तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाइए, सीएग्राम लिखिए तो आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या चल रहे हैं बेटा? टैक्स लायबिलिटी की जो बेसिक टैक्स रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है। वो सबसे पहले आपको क्या फोकस रखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि भैया टैक्स रिजीम कौन सी है। ठीक है, स्पेशल टैक्स रिजीम है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, दिमाग में पहले ही आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन में स्पेशल इनकम दी गई है कि नहीं दी गई है। स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। मैम मतलब, तो मतलब है आपकी ये वाली इनकम। मतलब है आपकी ये वाली इनकम, कि जो आपका ये था ना, जो
111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का 12.5%, 112A का 12.5%, अबव 1,25,000, कैजुअल इनकम इंक्लूडिंग ऑनलाइन गेम 30%, अनएक्सप्लेन्ड इनकम में 60% का टैक्स रेट है, 25% का सरचार्ज है और 4% का सेस है, और ये मैंडेटरी है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स जो 115 BBF में आता है उसका 10% और सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट पे 10%, ठीक है। तो जो स्लैब रेट, जो जितनी भी इसके अलावा बची हुई इनकम है वो टैक्सेबल होती है स्लैब रेट से, और ये वाली जो इनकम है वो स्पेसिफिकली यही वाले रेट से टैक्सेबल होती है। आई होप आई एम क्लियर कि स्पेशल इनकम का मतलब क्या है। तो ये है आपकी क्या, स्पेशल इनकम। रट लेना और यहाँ पर लिख लेना, हेडिंग आपको लगे तो स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम का मतलब यही है कि ऐसी इनकम जिसका टैक्स रेट जो है वो अलग है, स्लैब रेट से अलग, ठीक है। तो क्या आपके क्वेश्चन में स्पेशल इनकम है कि नहीं है? अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्लैब रेट क्या है, नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्या करो, जो आपका स्लैब रेट है वो लगा दो सारी इनकम पे। अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम है तो ऑप्शनल वाला लगा देना, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट वाला लगा लेना। तो इसलिए लिखा हुआ है एज एप्लीकेबल टू रिजीम, कि जो रिजीम को एप्लीकेबल है वो वाला लगा दे, ठीक है। तो कम ऑन, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है। फिर अपन देखेंगे भैया स्पेशल इनकम है कि नहीं है। अगर स्पेशल इनकम नहीं है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट क्या करना है, स्लैब रेट लगाना है और जो आपका रिजीम एप्लीकेबल है वो वाला स्लैब रेट लगा दो, तो क्या आ जाएगा, टैक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेशल इनकम है तो आपको क्या करना है, तो पहले ना आपको टैक्स कैलकुलेट करना है स्पेशल इनकम का। स्पेशल इनकम पे आपको स्पेशल टैक्स रेट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको स्लैब रेट लगाना है अदर इनकम पर। मैंने अलग अलग कलर में किया हुआ है, ब्लू कलर में बोल रही हूँ स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगा दो और अदर इनकम पे लगा दो क्या सर, स्लैब रेट। तो मैम बेसिक एग्जामिशन लिमिट का कैसे करेंगे, तो बेटा नॉर्मली हम बेसिक एग्जामिशन लिमिट को डिडक्ट करते हैं कहां से, स्लैब रेट वाली इनकम, मतलब कि जो अदर इनकम है उससे। तो पहले प्रेफरेंस बेसिक एग्जामिशन लिमिट में किसको देना है, तो अदर इनकम को देना है, और सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है, स्पेशल इनकम को देना है, ठीक है। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट पहले किससे माइनस करोगे, अदर इनकम से माइनस करोगे। फिर अगर अदर इनकम एग्जॉस्ट हो जाती है और बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ जाती है तो फिर किससे माइनस करोगे, स्पेशल इनकम से माइनस करेंगे। अब कौन सी स्पेशल इनकम से माइनस करेंगे, तो जिसका टैक्स रेट हायर है ना वो वाली इनकम से माइनस करेंगे। क्यों, कि अच्छा है ना, टैक्स रेट हायर है वाली इनकम खत्म हो जाए तो टैक्स तो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है ये कि पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, बेसिक एग्जामिशन लिमिट के लिए अदर इनकम को, दूसरा प्रेफरेंस किसको दोगे, स्पेशल इनकम में। और स्पेशल इनकम में कौन सी स्पेशल इनकम, तो जिसका टैक्स रेट हायर है, ठीक है, उसमें उसको अपन पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट में माइनस करें। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन आएगा और टैक्स रिजीम सॉल्व करने का होगा तो पहले ऑप्शनल या फिर डिफॉल्ट में ये देखूंगी और देखूंगी स्पेशल इनकम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भैया बढ़िया है, एज एप्लीकेबल टू द रिजीम क्या लगा दो, स्लैब रेट जो है वो लगा दो, ठीक है। तो जो रिजीम को एप्लीकेबल है वो वाला स्लैब रेट लगा दो। अगर है तो स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगाएंगे और अदर इनकम पे स्लैब रेट लगा देंगे, ठीक है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस करनी है तो पहले किससे माइनस करूंगी, अदर इनकम से, फिर बच गया तो किससे माइनस करूंगी, स्पेशल इनकम से। कौन सी स्पेशल इनकम से, जिसका टैक्स रेट हायर। आई होप आई एम क्लियर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और ये स्टेप 1 सिर्फ किसके बारे में, टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है, जो आपका बेसिक टैक्स कैलकुलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, आपका सरचार्ज का, दैट इज माय स्टेप नंबर 2। मतलब एक बार मैंने टैक्स निकाल लिया, अब मेरे को सरचार्ज के बारे में सोचना, ठीक है। अब ये जो है ना वो पूरे सिनारियोस को कवर करता है, मतलब ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो आपके पूरे सिनारियोस को कवर करता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या आपकी टोटल इनकम में कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112, 111A और डिविडेंड, ये 4 इनकम है कि नहीं है। कौन कौन सा, 112A, 112, 111A और चौथा आपका क्या, डिविडेंड इनकम, ठीक है। कि ये जो 4 इनकम है ना सर वो है कि नहीं है। और
क्या आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है, दोनों कंडीशन देखना है। क्या आपके पास ये 4 इनकम है कि नहीं है, और क्या आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है और आपकी स्पेशल इनकम भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको सरचार्ज लगाना है, नॉर्मल जो आपका सरचार्ज का रेट है कि 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक कितना है 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक कितना है 15%। और फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ भी है, तो लग जाएगा कितना 25% और उसके बाद 37%। ठीक है, जहां पर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो कितना लगेगा 37%। बट जो 37% वाला जो है ना वो सिर्फ किसके लिए है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है ऑप्शनल डिफॉल्ट, सिर्फ और सिर्फ है ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ना वो दोनों के लिए, लेकिन लास्ट वाला जो है वो सिर्फ किसके लिए, ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये दोनों कंडीशन है कि क्या आप में कैपिटल गेन की ये 4 इनकम है और ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो क्या आपके पास ये 4 इनकम है और आपकी टोटल इनकम क्या 2 करोड़ को एक्सीड करती है। अगर उसका आंसर नो है, ठीक है, कि ना तो 2 करोड़ से एक्सीड करती है और ना ही ये 4 इनकम, दोनों को एंड देखना है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इधर नो। अब यस, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि या एक तो मेरी जो इनकम है वो क्या बोलते हैं 2 करोड़ से ज्यादा भी है और मेरे पास ये चारों स्पेशल इनकम भी है, तो मैं क्या करूंगी, तो मेरे को देखना है कि जो मेरी टोटल इनकम है एक्सीड कर रही है 2 करोड़ से ज्यादा, वो इन 4 इनकम को इंक्लूड करके एक्सीड कर रही है कि 4 इनकम को एक्सक्लूड करके एक्सीड, क्या मिला के ज्यादा है कि एक्सक्लूड करके भी ज्यादा है, ये चेक करना है। ज्यादा तो है ये तभी मैं इस साइड में आई हूं, अगर कम होता तो मैं ये वाले साइड में चले जाती, तो ज्यादा तो है, तो क्या इन चारों इनकम को इंक्लूड करने पर ज्यादा हो रही है सिर्फ, कि अगर मैं एक्सक्लूड कर दूंगी तो भी ज्यादा ही है। अगर इंक्लूड करने से ही ज्यादा है तो उस केस में मेरे को हर इनकम पे, टोटल इनकम पे सरचार्ज लगेगा 15%, मतलब ये चारों इनकम पे भी मेरे को लगेगा 15%, और मेरी जो अदर इनकम है जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल नहीं हो रही है उस पे भी लगेगा कितना 15%, मतलब पूरी इनकम पे मेरे को सरचार्ज लगेगा 15%। लेकिन एक्सक्लूड करने के बाद भी है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सरचार्ज, तो उस केस में सरचार्ज 15% स्पेशल इनकम पे लगेगा और 25% या 37% अदर इनकम पे लगेगा। मतलब ऊपर की जो 4 इनकम है ना, 4 इनकम, ये ऊपर की ये 4 इनकम, इस 4 इनकम पे कितना लगेगा 15%, और जो बची हुई अदर इनकम है उसमें कितना लगेगा 25% या 37% एज एप्लीकेबल। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये आपका सरचार्ज का पॉइंट है। पहले आप चेक करोगे क्या आपके पास ये 4 इनकम है और आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होगी तो इधर, अदरवाइज नो। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही है साथ में, तो आप सरचार्ज लगा दोगे एज एप्लीकेबल, जो आपका नॉर्मल सरचार्ज है वो। एक ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होती है, एक तो ये इनकम भी और 2 करोड़ से एक्सीड भी कर रही है, तो उस केस में क्या एक्सीड कर रही है इंक्लूडिंग दिस फोर इनकम, एक्सक्लूडिंग दिस फोर इनकम, इंक्लूड करके कर रही है तो 15%, सारे सरचार्ज जो है 15% का सारी इनकम पे लगेगा, और एक्सक्लूड करके अगर कर रही है तो उस केस में दो सरचार्ज है, 15% लगेगा स्पेशल इनकम के ऊपर और 25 या 37% लगेगा आपकी अदर इनकम के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर। और 37% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिजीम के लिए, ऑप्शनल के लिए ही है। 25% जो वो दोनों रिजीम के लिए। आई होप ये आपको पहले से पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा, टैक्स रेट कैलकुलेशन, फिर अपन लोगों ने पढ़ा क्या, सरचार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट योर रीबेट। ठीक है, तो सर रीबेट मतलब क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज रीबेट। रीबेट मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इन व्हाट, डिस्काउंट इन टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, टैक्स कैलकुलेशन में सरकार सरकार डिस्काउंट भी देती है। जी हाँ, टैक्स कैलकुलेशन में सरकार डिस्काउंट देती है। अब डिस्काउंट किसको देती है, डिस्काउंट सिर्फ अपने लोगों को दिया जाता है, जो आपका रेगुलर कस्टमर है भैया हम उसी को डिस्काउंट देंगे। तो इसलिए सरकार ने बोला कि जो रेसिडेंट है ना सर, और इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी को भी नहीं देंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही हम क्या देंगे, रिबेट देंगे। ठीक है, अब रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन से में आ रहा है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है कि ऑप्शनल टैक्स
रिजीम में आ रहा है। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ रहा है तो क्या उसकी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है तो ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले अपन इस साइड का कवर कर लेते हैं कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, अगर उसको रिबेट चाहिए और टोटल इनकम अप टू 12 लाख है तो रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स। रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और ₹60,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, और अगर कोई बंदा रेसिडेंट इंडिविजुअल है और वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आता है, अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आता है तो उस केस में टोटल इनकम अप टू कितना, 5 लाख। ठीक है, टोटल इनकम अप टू कितना, 5 लाख। तो उस केस में रिबेट मिलेगा। ठीक है, उस केस में रिबेट मिलेगा। तो रिबेट कितना है, 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। ठीक है, 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। आई होप आई एम क्लियर। Yes, madam. So this is your concept of rebate. I hope I'm clear. Yes. उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करते हैं अपन, नोट। नोट क्या बोलता है कि रीबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट 112A इनकम इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली रीबेट है ना वो सारी इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी एक्सेप्ट 112A। ठीक है, एक्सेप्ट 112A। और जो ये वाली इनकम है ना वो सारी इनकम के अगेंस्ट में मिलेगी एक्सेप्ट स्पेशल इनकम। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, दैट इज 112A, और यहाँ पर सारी स्पेशल इनकम को हटा दिया गया। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर नहीं मिलेगी सिर्फ क्या बोलते हैं 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, और यहाँ पर सारी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। तो यही जो है मैंने ये दोनों नोट में कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो मैंडेटरी है, कितना बेटा, 4% सारी टैक्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है उसके बाद आपको क्या माइनस करना है कि अगर आपका कोई टीडीएस टीसीएस क्रेडिट है, मतलब जो डिडक्ट हो चुका है, आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट हुआ है आपका, तो वो, या एडवांस टैक्स पे किया है आपने, तो वो जो है वो आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर सकते हैं। तो आपका जो नेट टैक्स पेबल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पॉइंट रिगार्डिंग रीबेट एंड टैक्स कैलकुलेशन। तो ये अपना क्या है, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। यहाँ पर आपने टोटल 5 स्टेप में टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन सीख लिया है। तो स्टेप नंबर 1 जो था वो क्या था आपका, टैक्स कैलकुलेशन की जो टैक्स बेसिक टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या है आपका, सरचार्ज और वो। स्टेप नंबर 3 जो है वो क्या है, रीबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, और जो स्टेप नंबर क्या बोलते हैं लास्ट, स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या है आपका, हेल्थ एंड एजुकेशन से। स्टेप नंबर 5 बोलता है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट लेना मत। ठीक है, तो हो गया टोटल 5 स्टेप। उसके बाद कुछ नोट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या, बेसिक एग्जामेशन लिमिट सर, बेसिक एग्जामेशन लिमिट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगेंस्ट स्पेशल इनकम। बेसिक एग्जामेशन लिमिट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी अगेंस्ट स्पेशल इनकम। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट स्पेशल इनकम। ठीक है, कि जो डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से वो अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट स्पेशल इनकम। अब रीबेट इज अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली। कि रिबेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। तो वापस से बोल देती हूँ, बेसिक एग्जामेशन लिमिट नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी स्पेशल इनकम की तरफ। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा स्पेशल इनकम को, दोनों, ना रेसिडेंट को भी नहीं मिलेगा, नॉन रेसिडेंट को भी नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट दोनों के लिए है, और रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका बेसिक टैक्स रेट का वो है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, तो नेक्स्ट बोलता है सर की टैक्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कैसे निकालते हैं। तो उससे पहले जो बेसिक टैक्स कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आई एम क्लियर। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, टैक्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब टैक्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा है और क्या आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज्यादा है। क्या दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। वापस से, क्या आपकी टोटल इनकम जो है वो ज्यादा है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये वाले केस में आओगे, अदरवाइज चले जाओगे आप एनी अदर केस। पहले एनी अदर केस को कवर कर लेते हैं कि मेरी दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा है, टोटल इनकम को टैक्सेबल कर दो, टैक्सेबल नॉर्मली स्लैब रेट से, और जो आपका ऊपर वाला सीन है उसके एज स्टेटेड अबव। जो ऊपर स्टेट किया उस प्रोसीजर से, और एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दो क्या, फुल्ली। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दो। अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो एप्लीकेबल होता है क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या एप्लीकेबल होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन। अब पार्शियल इंटीग्रेशन पे टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखना। तो पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या है, सबसे पहले आपको टैक्स निकालना है ऑन टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम मतलब टैक्स निकालना है एज पर टोटल इनकम। फिर आपको टैक्स, इसको बेटर है कि टैक्स पहले अपन क्या होता है, टोटल इनकम लिखते हैं और लिखते हैं क्या, एग्रीकल्चर इनकम। क्या एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती और एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जेम्प्ट इनकम है। दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, एग्रीगेट इनकम। ठीक है, इसको अपन लोगों ने नाम दिया है एग्रीगेट इनकम। तो यहाँ पर अपन ना क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट इनकम पे टैक्स निकालेंगे। ठीक है, कि आपको जो टोटल को मिला के आपको एग्रीगेट इनकम पे क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। फिर आपको टैक्स माइनस करना है ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स कैसे माइनस करना है, तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। क्या बोलता है कि टैक्स ऑन बेसिक एग्जामिशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, मतलब जो आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो और दोनों को मिला के उसके ऊपर क्या करो, टैक्स निकालो और उसको यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, टैक्स ऑन बेसिक एग्जामिशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम को मिला के टैक्स निकालो और उसको यहाँ पर माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा नेट टैक्स। उसमें से अगर रिबेट एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल तो माइनस कर दो, सरचार्ज अगर है तो ऐड कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो अगर टैक्स है तो आएगा ही आएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो दिस इज व्हाट योर पार्शियल इंटीग्रेशन इज। पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होता है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका क्या जाएगा, नॉर्मल वाला। और ये जो है वो पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका। आई होप आई एम क्लियर। फाइन, तो हमने क्या कर लिया है अभी कि टैक्स जो बेसिक कैलकुलेट करते हैं वो अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है कि टैक्स कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे अब किसके साथ, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो जितने भी चीजों के अपन लोगों ने फॉर्मेट बनाए और फॉर्मेट के तरीके से अपन लोगों ने क्लास में पढ़ा है। सी, अगर आप इसी फॉर्मेट से और इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो रेगुलर लेक्चर से आप देख सकते हैं, हमने यही फॉर्मेट बनाया है प्लस पढ़ाया भी है, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बने रहे और सारी चीजें जो है वो अभी से आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप हमारी बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अभी हमारे पास डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, और अगर आप रिविजन वाले बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं और से क्लास ली बट अगर आप हमारे रिविजन स्टूडेंट्स हैं तो रिविजन स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हमारी चार्ट बुक जरूर बाय करें। चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक, ये जो सारे नोट्स हैं वो हम क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक खरीदा है और उसके पास अगर ये नोट्स नहीं है तो वो व्हाट्सएप की जो नीचे दी गई लिंक है उससे आप क्या बोलते हैं उसमें मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रिंट नहीं है। आगे जाके जैसे ही प्रिंट आएगा, वैसे भी ज्यादा पेज का है भी नहीं, 14 या 15 पेज का है, तो हार्डली आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्लस एक टोटल इनकम एडजस्टमेंट का पॉइंट है, उसका भी प्रिंट डेफिनेटली निकालें, क्योंकि अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे
तो आपका टोटल इनकम जो है वो आधे घंटे में भी रिवाइज हो सकता है एग्जाम से पहले, ठीक है, और विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ प्लीज कम टू आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको कैसे सोचना है, ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट विथ रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन में कवर होता है कि नहीं होता है, क्या इसमें कवर होता है कि नहीं एक्सेप्शन में। मैम एक्सेप्शन मतलब, सो वी हैव अ चार्ट हियर। हाँ, ये जो डब्बे में लिखा है ना एक्सेप्शन, अब जो 3 एक्सेप्शंस आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इन तीनों में आपको अगर देखोगे तो एक सिमिलैरिटी है कि या तो बंदा इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो आपको वही चेक करना है कि क्या बंदा जो है वो इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तभी आपको एक्सेप्शन की तरफ चेक करना है। अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है तो फिर वो एक्सेप्शन में कवर होगा ही नहीं, ठीक है। लाइक इज एसएससी एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अगर वो नहीं है ना, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, तो क्या मैं एक्सेप्शन चेक करूंगी? नहीं करूंगी। अगर है तो भी एक्सेप्शन चेक करूंगी अगर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं ही हो रहा है, कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है, तो मैं गो एज पर द फॉर्मेट गिवन अबव, मतलब सबसे पहले आप प्रोविजन लिखोगे, ठीक है। प्रोविजन में सबसे पहले बेसिक कंडीशन लिखोगे, फिर लिखोगे कि सेटिस्फाई हो गया, फिर आप फैक्ट लिखोगे कि क्वेश्चन में मतलब बेसिक कंडीशन जो है वो, फिर फैक्ट कितने दिन रखा है, इतने दिन नहीं रखा है, और उसके बाद फिर आप डिसीजन देख दोगे कि पहले दोगे आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। आई होप आई एम क्लियर। ओके, देन यस, देन चेक कि अगर वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, मतलब वो तीनों एक्सेप्शन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो कैसे चेक करोगे कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में? ओके, तो मतलब अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आप इधर वाली लाइन में देख सकते हो कि कौन से एक्सेप्शन में आ रहा है, ठीक है। और अगर वो इधर नहीं आ रहा है तो फिर आप डायरेक्टली इधर ही जाओगे। तो उस केस में चेक करना है कि आपकी जो क्या इंडियन इनकम मैं बता चुकी हूँ 1+2+3, एंड व्हाट इज 1+2+3, तो चार्ट में तो बहुत इजीली दिख जाएगा। अक्रूड इन इंडिया 1, रिसीव्ड इन इंडिया 2 और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया 3, ठीक है। फोर्थ वाले को आपको नहीं लेना है, तो आपको कौन सा लेना है? ये वाला 3 लेना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ कि आपकी जो इंडियन इनकम है वो अप टू 15 लाख है कि इंडियन इनकम जो है वो मोर देन 15 लाख है, ठीक है। अगर अप टू 15 लाख है तो आपके ऊपर सिर्फ फर्स्ट एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा, और अगर मोर देन 15 लाख है तो आपके ऊपर सेकंड पहले चेक करोगे, और सेकंड मतलब नहीं पूरा हुआ कंडीशन तो फिर आप थर्ड में जाओगे, ठीक है। तो मान लो मैं पहले फर्स्ट में आती हूँ कि मेरी इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और जहां पर फर्स्ट एक्सेप्शन एप्लीकेबल होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है रेसिडेंट बनने के लिए, 182 डेज वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रू मेंबर वाला भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप पर्सन लिविंग इन इंडिया वो वाला भी, और जो थर्ड एक्सेप्शन है कि इंडिया विजिट कर रहे हो और इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है। तीनों केस के लिए क्या है, तो तीनों केस के लिए ये वाला एप्लीकेबल है। अब ये मत कर देना प्लीज, ये एक गलती मत कर देना कि ये जो दोनों है ना इस पे कोई इनकम की लिमिट नहीं है, ठीक है, ये वाले दोनों में। और जो थर्ड वाला जो है ना, इसमें इनकम की लिमिट है, ध्यान से देखना। ये जो है वो ये 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 ये, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन, ये वाले में कोई इनकम की लिमिट है क्या फर्स्ट के? नहीं। इंडियन सिटीजन क्या इसमें है एम्प्लॉयमेंट वाले में? नहीं। लेकिन जो थर्ड वाला है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसमें बोलता है कि इंडियन इनकम 15 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वही चेक करना है कि क्या फर्स्ट में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो इंडियन इनकम निकाल के भी देखोगे, अगर इनकम दी हुई है तो, नहीं दी हुई है तो डायरेक्टली आप एम्प्लॉयमेंट वाला और वो भी चेक कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में कवर हो रहा है तो सबसे पहले, अगर थर्ड वाले के कारण हो रहा है, सी वाले ऑप्शन के कारण, तो पहले आप इंडियन इनकम कैलकुलेट करके दिखा दोगे, फिर डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? एक्सेप्शन लिखोगे। आपको बेसिक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हार्डली 4 से 5 नंबर का आएगा, उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक्सेप्शन ही लिखना है। फिर आपको दिखाना है कि नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन, कि
करंट ईयर प्रीवियस ईयर 25-26 में कितना रुका और पहले के 4 साल में कितना रुका है। तो 4 साल का नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन, फिर 7 साल का अगर आगे भी बढ़ रहा है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर डिस्कस करना है फैक्ट को और उसके बाद कंक्लूजन देना है। तो दिस इज हाउ यू राइट रेसिडेंशियल स्टेटस का आंसर। ठीक है, एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट है, दिमाग में बैठा लो, इंडियन इनकम कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद प्रोविजन सबसे पहले लिखना, बाद में इंडियन इनकम लिखना। ठीक है, क्योंकि पहले कैलकुलेशन इसको दिखाना मत आंसर में ना, ये आपको डूइंग वाला काम है ना, कि ये आपको करना पहले है लेकिन लिखना पहले नहीं है। हाँ, लिखना सबसे पहले आपको ये है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन, उसके बाद आप ये दिखा सकते हो इंडियन इनकम कितनी है, फैक्ट डिस्कस करो और उसके बाद कंक्लूजन। आई एम क्लियर। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो बंदा जो है वो सेकंड वाले में आता है, सेकंड एक्सेप्शन कब, तो कब ही कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया, तो उसके पास तो दो तरीका हो गया इंडिया में रेसिडेंट बनने का। एक तो 182 डेज वाली कंडीशन है और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि 120 डेज आपको प्रीवियस ईयर 25-26 में और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर रहोगे। तो अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बनोगे। लेकिन अगर आप ये वाली सेटिस्फाई करते हो तो आपको वापस चेक करना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी बन रहे हो कि नॉट ऑर्डिनरी बन रहे हो। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन से इंडिया के रेसिडेंट बनते हो तो आप डायरेक्टली क्या बनोगे, आप डायरेक्टली बनोगे RNOR। आई होप आई एम क्लियर। लास्ट वाली लाइन को ध्यान से समझना कि अगर आप इससे बनते हो रेसिडेंट तो आप वापस से फर्दर कैटेगरी चेक करोगे ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके रेसिडेंट बनते हो तो आप हमेशा क्या बनोगे, RNORE। ठीक है सर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप सेकेंड कैटेगरी में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप आ जाते हो थर्ड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन क्या बोलता है, कोई नंबर ऑफ डेज का लिमिट नहीं है। तो अगर आप एक दिन भी प्रीवियस ईयर में इंडिया नहीं आए हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन सकते हो। ठीक है, कंडीशन यही है कि आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट नहीं बन रहे हो, टोटल इनकम जो है वो इंडियन इनकम जो है 15 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अब डीम्ड रेसिडेंट बन गए तो डीम रेसिडेंसी के थ्रू भी आप हमेशा क्या बनोगे, RNORE बनोगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनोगे, नॉट ऑर्डिनरी बनोगे। एंड दिस शुड बी योर लास्ट चॉइस। मतलब आपने नॉर्मल चेक कर लिया कि बेसिक और एडिशनल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फर्स्ट एक्सेप्शन नहीं लग रहा है, सेकंड नहीं लग रहा है, तो आप थर्ड में आए हो। ऐसा नहीं है कि आप सबसे स्टार्टिंग में ही थर्ड को ऑप्ट नहीं कर सकते। जब आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो आपको फिर क्या, डीम रेसिडेंसी का स्टेटस लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप डीम रेसिडेंसी का आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखो बेसिक कंडीशन और फिर लिखो कि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है लेकिन ये वाला एक्सेप्शन लिखना। एक्सेप्शन जो है वो क्या है आपका, डीम रेसिडेंसी का, विच इज सेक्शन 61A। 61A जो है वो क्या है, डीम रेसिडेंसी का सेक्शन। उसके बाद आप एक्सेप्शन के तौर पे लिखो क्या, 61A, लेकिन पहले आप क्या लिखोगे, बेसिक कंडीशन। ठीक है, और उसके बाद क्या, प्रोविजन प्लस फैक्ट प्लस डिसीजन, प्रोविजन प्लस फैक्ट प्लस डिसीजन। आई होप आई एम क्लियर। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे ना तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। पहले आपको देखना है क्या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, नहीं है तो डायरेक्टली प्रोविजन फैक्ट प्लस डिसीजन। प्रोविजन फैक्ट प्लस डिसीजन का एक फॉर्मेट दिखाऊं, वो भी है हमारे पास। ये सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या आंसर में, प्रोविजन, जिसमें सबसे पहले आपको दिखा होगा 61A। उसके बाद बेसिक कंडीशन लिखी हुई है, फिर डिसीजन दिया हुआ है रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, ये जो है वो प्रोविजन लिखा हुआ है। उसके बाद बेसिक कंडीशन में 182 डेज वाला दिया हुआ है, फिर 60 डेज प्लस 365 डेज। ठीक है, फिर रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिशनल कंडीशन कि कब वो ROR बनेगा, कब RNOR बनेगा। तो दो एडिशनल कंडीशन लिखी हुई है। फिर बाद में डिसीजन कि ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो ये जो है वो आपका क्या है, एडिशनल कंडीशन। ऊपर जो था वो क्या था, बेसिक कंडीशन। उसके बाद वर्किंग नोट में अपन नंबर ऑफ डेज का जो कैलकुलेशन दिखाते हैं तो अपने पिछले 7 ईयर्स का दिखाते हैं, मतलब
हम लोग दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर 24-25 नहीं 25-26, 25-26 में कितना स्टे किया हुआ है, 25-26 के 4 साल पहले कितना स्टे किया हुआ है और 7 साल पहले टोटल में कितना। तो बेसिकली हम लोग को ये 3 डाटा चाहिए। अब ये 3 डाटा के लिए हम लोग ये टेबल बनाते हैं। आप ये टेबल बनाना चाहो तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको अगर ये 3 डाटा मिल गया और क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली ये 3 डाटा दिया हुआ है तो आप ये टेबल को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे में क्या बोला है कि ये तो अगर पवर का पर्सन एक्सेप्शन में कवर होता है तो फिर आपको बेसिक एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली एडिशनल लिख सकते हो। लेकिन डीम रेसिडेंसी वाले में पहले आप बेसिक लिखो और बाद में एक्सेप्शन लिखो। तो ये जो है वो क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस प्लस ये वाला जो पीडीएफ है वो कवर करता है किसको, स्पेशल पॉइंट्स को, कि क्या क्या स्पेशल पॉइंट या क्या क्या मिस्टेक एरिया जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू आवर ओरिजिनल पीडीएफ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर ओरिजिनल। फिर इफ यस अगर फर्स्ट एक्सेप्शन में जा रहा है तो इंडियन, अगर इनकम दी हुई है तो आप इनकम कैलकुलेट करोगे। अगर इनकम नहीं दी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के केस में इनकम नहीं दी हुई है तो उसके पास तो सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे। कौन सा बचा, तो एक तो बचा क्या, शिप, इंडियन शिप के इंडिया के बाहर जा रहा है, और दूसरा बचा कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो वो तो डायरेक्टली एक्सेप्शन लिखो, आंसर लिखो, आंसर है। उसके अलावा अगर दी गई है इनकम तो आपको ये वाला प्रोविजन जो है वो लगाना पड़ेगा। ये लगाए तो 182 डेज इंडियन इनकम पहले कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली आंसर निकालने के लिए। डायरेक्टली फर्स्ट एक्सेप्शन लिखना है क्योंकि मैंने बहुत सारे आंसर्स देखे, 5 नंबर में उतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक कंडीशन, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन, डिस्कस, स्टार्ट, कंक्लूजन। और सेकंड एक्सेप्शन में पहले देखोगे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, प्रोविजन, फैक्ट, डिसीजन। यहाँ थर्ड में पहले बेसिक लिखो, बाद में एक्सेप्शन लिखो। हाउ आई एम क्लियर? दिस इज व्हाट योर रेसिडेंशियल स्टेटस इज। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको कौन कौन सी डिडक्शन या एग्जेप्शन नहीं मिलेगी। दो चीज की बात कर रही हूँ, या तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी या तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अगर किसी इनकम पर डिडक्शन मिल रही है तो पहले वो इनकम जो है वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड होगी और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपकी डिडक्शन माइनस होगी और फिर आपकी टोटल इनकम आएगी। लेकिन अगर आपको किसी इनकम में एग्जाम्पशन मिल रही है तो वो एग्जाम मतलब वो इनकम जो है वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। आई होप आई एम क्लियर, नहीं समझ आए तो रिवर्स करके देख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसको याद कैसे करेंगे, कौन सी डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस जो है वो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अपन लोगों ने एक क्या बोलते हैं लाइन बनाई है याद करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव, फॉर एग्जाम्पल अपन है सी ए सी एस सी आई में, अब अपन प्रोफेशनल है और हमारा एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या ले रहे हैं, लीव के लिए। तो हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक तो हाउस चाहिए लीव के लिए, ठीक है, और दूसरा अलाउंस भी चाहिए। ठीक है, अलाउंस मतलब वहां जाएंगे तो खर्चा करने की चीजें तो चाहिए, तो अलाउंस चाहिए। एक्सेप्ट क्या नहीं चाहिए हम लोग को, 4 अलाउंस नहीं चाहिए, CTDC। ठीक है, 4 अलाउंस नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। ये तो उसका हो गया उसके पीछे का रैशनल। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको याद करनी है, क्या लाइन है आपकी, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। ठीक है, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट लीव के लिए हाउस और अलाउंस चाहिए एक्सेप्ट CTDC। तो कौन सी रिडक्शन या एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो प्रोफेशनल मतलब क्या है, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल टैक्स। जो प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया या एम्प्लॉयर ने पे किया, रिडक्शन एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती है ग्रॉस सैलरी के बाद वो भी नहीं मिलेगा। लीव मतलब लीव ट्रेवल एग्जेप्शन, तो ये दोनों जो क्या थी सर, डिडक्शन थी जो कि आपको ग्रॉस सैलरी के बाद मिलती है। अब इसमें क्या मिलती थी, एग्जेम्पशन मिलती थी। लीव मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। हाउस मतलब HRA हाउस रेंट अलाउंस, इसमें भी क्या मिलती थी, एग्जेम्पशन मिलती है 1013A में, वो नहीं मिलेगा। अलाउंसेस मतलब ऑल अलाउंसेस, ऑल अलाउंसेस में भी एग्जेम्पशन मिलती है, अब वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है एक्सेप्ट CTDC, तो CTDC की एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी। मतलब
जितने भी अलाउंसेस हैं उसमें से सिर्फ 4 अलाउंसेस सीटीडीसी की एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी बचे हुए अलाउंसेस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीटीडीसी का मतलब क्या है? सी मतलब कन्वेंस अलाउंस, सी मतलब कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, जिस गाड़ी में आप मतलब आपको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए बाहर भेजा जा रहा है और उसके लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, दैट इज योर कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो उसकी एग्जामेशन आपको मिल जाएगी, कितनी मिलती है, जितना पैसा खर्चा करते हो उसकी एग्जामेशन मिल जाती है। ट्रैवलिंग अलाउंस या टूर अलाउंस, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो। डेली अलाउंस मतलब डेली फिक्स, जो खाना या ट्रैवल या किसी काम के लिए आपको फिक्स कर दिया गया, दैट इज योर डेली अलाउंस। कम्यूटेशन मतलब कि घर से और ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए जो अलाउंस है, दैट इज योर कम्यूटेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ठीक है, तो ये जो चार है ना, इसका एग्जामेशन मिलेगा। इसमें मिलता है 3200 रुपए पर मंथ ओनली फॉर डेफ डम पीपल, और ये तीनों का एग्जामेशन है, जितना खर्चा करोगे उतना, और जितना जेब में ले जाओगे वो उतना टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये सारे एग्जामेशन से डिडक्शन नहीं मिलते हैं, बट ये चार्ज जो है वो मिल जाता है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नाउ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या अलग रहता है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में 50,000 है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 75,000 है और फिक्स्ड है। किससे माइनस होता है? ग्रॉस सैलरी से माइनस होता है। ओनली दीज एग्जाम्पशंस फॉर अलाउंसेस आर अलाउड। ठीक है, कि इन चार अलाउंस पे एग्जाम्पशन अलाउड है डिफॉल्ट में, बाकी अलाउंसेस पे एग्जाम्पशन अलाउड नहीं। आई होप आई एम क्लियर, दिख गया अच्छे से? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको क्या मिल रहा है? एग्जाम्पशन मिल रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5,000, 20% ऑफ बेस, मतलब ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जाम्पशन है उसकी बात चल रही है। तो ये सिर्फ किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, और वो भी सिर्फ किस में मिलेगा? ओटीआर, ऑप्शनल टैक्स, ओनली इन ओटीआर, ऑप्शनल टैक्स रिजीम। और ये भी क्या है? सिर्फ कहाँ मिलेगा? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, फिर डिडक्शन मिलेगी। अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो डायरेक्ट डिडक्शन मिलेगी, ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज व्हाट योर सैलरी का पॉइंट, जो आपको, अगर आपका सैलरी का क्वेश्चन आता है तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं या फिर मिस्टेक क्रिएट कर देते हैं, तो उस बेसिस पे इसको आपको याद रखने के लिए रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या आपको बोला गया है कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो परक्यूजिट्स हैं, सिर्फ ये जो परक्यूजिट्स हैं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होते हैं, अदर एम्प्लॉयज को टैक्सेबल नहीं होते। ठीक है, अब मैम बाकी अलाउंसेस अलाउंसेस वगैरह सबको टैक्सेबल होते हैं, बाकी चीजें सबको टैक्सेबल होती है, बट ये परक्यूजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो ये परक्यूजिट है क्या क्या? पहला बोलते हैं फुल्ली टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट दो ही है, एक है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका फ्री सर्वेंट। दो ही है, एक है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आपका फ्री सर्वेंट। तो ये दोनों जो है ना वो टैक्सेबल होगा। फिर है ईटीसी एक्सेट्रा, तो ई मतलब एजुकेशन फैसिलिटी, टी मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सी मतलब कार फैसिलिटी। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट जो है वो लाइन बनाई रखी है मेमोरी के लिए। ठीक है, ये आपकी मेमोरी लाइन है। फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट्स एक्सेट्रा, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट्स में दो आ गए, ईटीसी में एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और कार फैसिलिटी। आई होप आई एम क्लियर। हियर आर व्हाट गेट कवर्ड, सैलरी चैप्टर गेट्स कवर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी भैया? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इज द बेस्ट चैप्टर इन केस ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट तो भैया फिक्स्ड है। ठीक है, और इसमें तो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी, मतलब इसको देख के तो बच्चा बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसे ही रिकॉल कर लेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है। हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, क्लबिंग है, बचा है बचा है बचा है बचा है। जल्दी खत्म नहीं होगा, टेंशन मत लो, बट आई थिंक यू शुड वॉच दिस लेक्चर टिल एंड। अगर आप इसको सेपरेटली बाय करना चाहते हैं तो आई थिंक वी विल मेक इट अवेलेबल इन आवर वेबसाइट।
नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं उसके फॉर्मेट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, ऐसे ही बनाना है, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू डिसाइड करती है, फेयर रेंट मतलब मार्केट वैल्यू रेंट, ठीक है। दोनों हो जाएगा विच एवर इज हायर। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट जो है वो मैक्सिमम रेंट ऑफ दैट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेंट। फिर विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट मतलब एक्चुअली जो आपके हाथ में रिसीव हुआ है, इन दोनों में से जो विच एवर इज हायर होगा वो आपका आएगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तो आपका आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वैकेंसी रेंट को अभी अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वैकेंसी रेंट को हटा देते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, पहले होगा विच एवर इज हायर, फिर विच एवर इज लोअर, फिर विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसमें फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। अगर आप इस चीज को पूरा डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारा रिविजन लेक्चर देख सकते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप हमारा जो एक्चुअल लेक्चर की जो सीरीज क्लासेस जो फ्री लेक्चर्स डले हुए वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय ओनर ओनली अलाउड। जो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो वो अपन माइनस कर देंगे, बट जो ओनर ने पे किया वही माइनस होता है। तो फिर आ जाएगा क्या, नेट एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज योर नेट एनुअल वैल्यू। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% होता किसके लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो अलग से रिपेयर मेंटेनेंस जो वो माइनस नहीं होगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन। तो हाउस प्रॉपर्टी का लोन जो है इंटरेस्ट, तो उसका सेक्शन क्या है 24B। तो सेक्शन 24, तो ये 24A है और ये 24B है। ये सब सीरियल नंबर के लिए नहीं दिया, इनके सेक्शंस भी यही है, ठीक है। उसके बाद दोनों माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आई एम क्लियर। और दिस इज द फिक्स्ड फॉर्मेट दैट यू हैव गॉट। अगर क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, तो एनुअल वैल्यू का मतलब होता है बेटा नेट एनुअल वैल्यू, ना कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है तो आप देख रहे हो कि हमने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि उसका जो एनएवी होता है ना वो क्या होता है, निल। उसका जो नेट एनुअल वैल्यू होता है वो निल होता है। तो उसकी वजह से उसका डिडक्शन जो 30% है वो भी निल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो आपका आंसर होगा और वो हमेशा लॉस में आता है। तो आपका जो एसओपी का आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, लॉस में आ जाएगा, ठीक है। फिर अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट, उसको कहीं भी आपको ये फॉर्मेट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट में ऐड नहीं करना है, उसको कहीं पर भी फॉर्मेट में ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे में उसको ऐसे ही अलग से ऐड कर देना है। उसके बाद क्या बोलता है, इफ ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, अगर वो 115 बीएससी में ऑप्ट किया है तो फॉलोइंग डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस विल नॉट बी अलाउड। क्या अलाउ नहीं होगा, जो एसओपी का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 24B, आप ध्यान रखना क्या, एसओपी नॉट एलओपी। तो एसओपी का इंटरेस्ट जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। इंटरहेड एडजस्टमेंट जो अलाउड था मैक्सिमम 2 लाख वाला वो नहीं मिलेगा। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो तीन चीज नहीं मिलेगी, एसओपी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जो है वो नहीं मिले। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। डन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कम टू अ चैप्टर व्हाट योर पीजीबीपी। तो इसका जो रिवीजन लेक्चर है हमने सिर्फ 8 पेज में 2.5 घंटे में कवर किया है, तो आप जाके रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी हमने एक लाइन बनाई है, ऊपर वाले की भी लाइन थी जो अपन लोगों ने रीड नहीं की है। क्या लाइन है, एसओपी इंटरेस्ट और इंटरहेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज नॉट अलाउड। तो हाउस प्रॉपर्टी का लाइन क्या है, एसओपी इंटरेस्ट और इंटरहेड एडजस्टमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज आर नॉट अलाउड, ठीक है।
फिर पीजीबीपी का जो मेमोरी लाइन है वो क्या है? पीजीबीपी का मेमोरी लाइन है एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड। वापस से, एसईजेड का एडिशनल डेप्रिसिएशन साइंटिफिक नहीं स्पेसिफाइड है। एसईजेड मतलब 10 डबल ए का रिडक्शन। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 30 सेक्शन 32 में मिलता है वो स्पेसिफिक, सॉरी साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक रिसर्च, वो भी क्या, डोनेशन टू आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे लिख लेना आउटसाइडर्स डोनेशन जो है वो नहीं मिलता, इन हाउस मिल जाता है आउटसाइडर्स डोनेशन ओनली। ठीक है, वो वाला नहीं मिलता। स्पेसिफाइड में सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का जो आपको क्या बोलते हैं डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, दैट इज सेक्शन 35 AD। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो नहीं मिलेगी। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और उसमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन का पोर्शन है तो वो 115 BAC में नहीं मिलेगा, पिछले साल का हो चाहे इस साल का हो नहीं मिलेगा। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको ब्लॉक की कॉस्ट में ऐड करेंगे। कौन सा पोर्शन? एडिशनल डेप्रिसिएशन का पोर्शन। ठीक है, बाकी चीजें जो वो टोटल इनकम के साथ आप पढ़ सकते हो। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट योर कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन में सबसे पहला टॉपिक क्या है? कैपिटल एसेट। दो तरीके की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म गेन होगा, शॉर्ट टर्म को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म गेन होगा। लॉन्ग टर्म का गेन दो तरीके से टैक्सेबल होता है, 112A में जिसमें लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी कवर होता है 12.5% अबव 1,25,000, और 112 में आता है, 112 में आता है जो कि 112 में नहीं आता, अदर देन 112, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म में भी 111A जो लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी का गेन है लेकिन शॉर्ट टर्म है, तो उसका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 20%, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। बट अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो वो टैक्सेबल होगा किससे? स्लैब रेट। ठीक है, साथ में अगर दिखाऊं तो अगर लिस्टेड शेयर है, अगर लिस्टेड शेयर है तो क्या होगा? और 111A में टैक्सेबल होगा। अगर वो शॉर्ट टर्म लिस्टेड सिक्योरिटी का है तो वो 20% के रेट से टैक्सेबल होगा। आई होप आई एम क्लियर। तो ये तो क्या बेसिक टैक्स रेट है जो आपको याद होना चाहिए। बट अब ना क्या होता है, अलग अलग टाइप के शेयर्स रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक बनाया है क्या, मास्टर्स चार्ट। ठीक है, इसको हमने अपनी चार्ट बुक में भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रही हूँ मैं कि टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, कि अगर मेरे को शेयर सिक्योरिटी का टैक्सेशन करना है तो मैंने चार चीजों को यहाँ पर एक साथ किया हुआ है। सबसे पहला है ओरिजिनल शेयर, दूसरा है बोनस शेयर, तीसरा है राइट शेयर और चौथा है राइट एंटाइटलमेंट। फर्स्ट इज ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट एंटाइटलमेंट। ठीक है, अब उसके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा? तो अगर उसने 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर। अगर 2001 या उसके बाद एक्वायर किया है तो आप क्या लोगे? परचेज प्राइस। ठीक है, बोनस शेयर अगर 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की, 2001 या उसके बाद एक्वायर किया है तो आपको लेना है नील। ठीक है, राइट शेयर के केस में आपको लेनी है एक्चुअल कॉस्ट, राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है नील। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन कर लिया, आगे अब आपको देखना है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। वो डिसाइड होगा नेचर ऑफ कैपिटल एसेट 12 महीने और 24 महीने वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? 112A और 112। तो अगर आप 112A में कवर होते हो तो कैसे होगे? अगर इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप किधर कवर होगे? 112A में। अदरवाइज आप कहाँ कवर होगे? 112 में। तो अगर आप यहाँ पे कवर होते हो तो आपको कैसे सॉल्व होगा? एफपीओसी ले लेंगे और आपने एक्वायर किया अप टू 31 जनवरी 2018, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ओरिजिनल है वो, और एक्चुअल कॉस्ट दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ए और बी, सॉरी ए और बी विच एवर इज, हाँ ए और बी विच एवर इज लोअर, फिर ये और ये विच एवर इज हायर। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और फिर वन और टू विच एवर इज हायर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद इफ एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 31/1/18, तो आपको डायरेक्ट क्या लेनी है? एक्चुअल। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 31/1/18 तक एक्वायर किया तो अलग रहेगी, उसके बाद एक्वायर किया तो अलग रहेगी।
फिर आएगा जो आंसर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अब तो सिर्फ एक ही रेट रहा हुआ है 12.5%, तो अब वही रहेगा और वो रहेगा 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट कि अगर आप 112 में आते हो तो आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा फॉर डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, और ये इसमें भी आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया ये सब खत्म। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक एक्सेप्शन आता है जहां पर आपको मिलता है 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने चार्ट बुक में कवर किया है फर्स्ट पेज में, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा, तो नॉर्मली एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डायरेक्ट आपको कर देना है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग कर देंगे क्या, ठीक है। तो ये आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A या अदर। अगर 111A सेम 3 सिक्योरिटी होगी तो फिर 111A जो कि लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो ट्रीटमेंट कैसे होगा, एफपीओसी जो है वो माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई इंडेक्सेशन कुछ भी शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट है आपका 20%। ठीक है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म और यहाँ आ जाएगा स्लैब रेट। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर थोड़ा अलग है, बाकी तीनों जगह कैलकुलेशन सेम है। ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ टैक्स का लायबिलिटी टाइम आता है कैलकुलेट करने टाइम, जो एक्चुअल में जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम के लिए तो ये वाला जो डिफरेंस है वो नहीं आता, मतलब तो उस टाइम पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है बेसिक एग्जामिशन लिमिट, तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 1 सबके अगेंस्ट में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। रीबेट जो है वो ओल्ड वाली, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम वाली, हाँ ऑप्शनल टैक्स रिजीम वाली जो है वो 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलती, बाकी तीनों के अगेंस्ट में मिल जाती है। रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलता, लेकिन लास्ट वाले के अगेंस्ट में मिल जाएगा। एक चीज और आप लिख सकते हो, रीबेट जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की है, इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिल जाए, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि जो रीबेट है ओल्ड टैक्स ऑप्शनल टैक्स रिजीम की और जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की रीबेट है उसमें क्या डिफरेंस है। आई होप आई एम क्लियर, दिस इज व्हाट योर कैपिटल गेन इज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉल्ड एज व्हाट योर क्लबिंग ऑफ। ठीक है, तो जब भी आपको क्लबिंग का क्वेश्चन देखे तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है और उसी टाइम आपको पेंसिल से कुछ कुछ चीजें पहले ही क्वेश्चन रीड करते टाइम ही फिगर आउट कर लेनी है। जैसे कि हेड ऑफ इनकम कि कौन सा हाउस प्रॉपर्टी का पोर्शन है, कई कई ऐसा होता है कुछ कुछ बड़े बड़े नोट वर्किंग नोट सैलरी के होते हैं या सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के होते हैं, तो उसको पहले ही फिगर आउट कर लेना, तो बचा हुआ क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। टू मेंटेन सीक्वेंस, क्योंकि क्वेश्चन में सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, आईएफएस। ठीक है, प्लस अगर डिडक्शंस भी है, अगर कोई एटीसी एटीडी तो वो भी आप उसके आगे लिख लेना, जैसे टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो मैंने आपको हमेशा प्लस माइनस एटीसी वो सब लिखना सिखाया है। ठीक है, फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के हाथ में होगा, वाइफ के हाथ में होगा, और कितने कॉलम बनेंगे, ये मैंने सब आपको क्लबिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताया है कि कैसे आपको देखना है। और प्लस कॉलम तो आप डिसाइड कर सकते हो लास्ट वाले से, कि एट द एंड क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पूछता है कि आपको सिर्फ हस्बैंड का निकालना है, वाइफ का निकालना है कि बच्चों का भी निकालना है, तो उस हिसाब से अमाउंट के 4 कॉलम प्लस पर्टिकुलर प्लस नोट, और कौन से हैंड में टैक्सेबल होगा तो ये भी मैंने सिखाया कि क्लबिंग के टाइम पे जब आप लिख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम, फॉर एग्जांपल लिखा है आयुष एंड आयुषी, मतलब हस्बैंड इज आयुष वाइफ इज आयुषी, तो बार बार आपको आयुष आयुषी और ए आप लिख नहीं सकते हो, नाम तो सेम है उन दोनों का, मतलब इनिशियल सेम है। व्हाट टू डू, राइट एच फॉर हस्बैंड, डब्ल्यू फॉर वाइफ, दैट इज हाउ यू कैन डू। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट पॉइंट कि क्लबिंग में सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके 3 चीज आपको डिटरमाइन कर लेनी है। उसके बाद आपको नोट यूजुअली किस किस चीजों का क्लबिंग के केस में लिखते हैं, तो पहली बात तो कोई लॉस या टोटल इनकम पे भी आप ये चीज एप्लीकेबल कर सकते हो कि आपको कोई लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करना है उसका नोट आएगा, कोई इनकम क्लब हो रही दूसरे के हाथ में उसका नोट आएगा,
₹1500 का जो एग्जाम्शन मिलता है पेरेंट्स को 1032 के अंदर, उसका नोट आएगा। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं मिलता, याद रखना 1500 वाला। इनकम टैक्सेबल इन माइनर ड्यू टू एक्सेप्शन, वो स्किल टैलेंट की वजह से अगर जब माइनर के हाथ में टैक्सेबल होता है या एटीयू की वजह से, तो वो लिखना पड़ेगा। और क्लबिंग इज एप्लीकेबल इन क्वेश्चन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एसेट और इनकम, मींस राइट नोट फॉर एनी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल। मतलब आपको कोई भी क्लबिंग प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है तो उसको आपको नोट लिखना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। डोंट फोकस ऑन नोट्स मच बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है तो नोट 2 लाइन में भी लिखोगे तो नंबर मिल जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हुआ तो फिर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट टू बी पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज, क्या पॉइंट आपको कीप इन माइंड? हाँ, ऑलवेज ट्राई टू बी, मैं तो बोलूंगी डेफिनाइट विथ योर राइटिंग। मतलब कि एग्जामिशन ₹1500 फॉर वन चाइल्ड, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। और एग्जामिशन इज इक्वल्स टू लिख सकते हो, ऐसा नहीं एग्जामिशन इज अवेलेबल। डोंट ट्राई टू शो योर ग्रामर इन एग्जाम। अगर मैं लिख रही हूँ एग्जामिशन इज इक्वल्स टू ₹1500 फॉर टू दी पेरेंट, टू दी पेरेंट अवेलेबल जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग, ठीक है, हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग। एग्जामिशन ऑफ 1500 अवेलेबल टू दी पेरेंट हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग, ठीक है। एग्जामिशन इज इक्वल्स टू ₹1500 टू पेरेंट हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग। अगर किसी चीज की एग्जामिशन है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पर मंथ, एग्जामिशन फॉर एचआरए 10,000 पर मंथ इंटू 12 आंसर। बहुत ज्यादा अपना ग्रामर दिखाने की कोशिश ना करें कि अवेलेबल फॉर दिस दिस, सीधा इक्वल्स टू दिख रहा है, ये एग्जामिशन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रैंकर्स मेक द डिफरेंस। वो लोग जो जितने भी उनको नोट्स पता है, जितनी भी चीजें उनको पता है, वो उनको शॉर्ट में मतलब ना लिखना जानते हैं, तो उनसे उनका टाइम बचता है। मतलब दे डोंट फोकस ऑन ग्रो कि बहुत ज्यादा वो लोग लिख लिख के एग्जामिनर को एक्सप्लेन नहीं करते, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू नो हाउ मच डू यू नो। तो वो दिखाना भी मेन आंसर चाहते हैं, तो मेन आंसर दिखते तभी है जब आप थोड़ा सा कम ग्रामर लिखोगे और कम ग्रामर में कम सेंटेंस में अपना पूरा जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, अब जब भी क्लबिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे अक्सर इन चीजों पे मिस्टेक कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि ना अब जैसे हाउस प्रॉपर्टी सैलरी का चैप्टर हो गया बहुत टाइम, मतलब चैप्टर बहुत आगे निकल गए, अब तो हम क्लबिंग तक पहुंच गए, तो हमको पांचों हेड का नॉलेज होना चाहिए। तो वहां पर जो बेसिक चीजें है ना, जो अक्सर आती है क्वेश्चन में और यहाँ पर टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में 50,000 75,000, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हर क्वेश्चन में रहता है, तो इसको तो भूलना नहीं है। एग्जाम्शन ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड फॉर क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम टू द पेरेंट हुज इनकम इज हायर बिफोर क्लबिंग। लोन इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, मतलब अगर आपको लोन मिला है तो उसको आप क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, क्लब सिर्फ गिफ्ट को किया जाता है, अपने ट्रांसफर्ड इनकम को किया जाता है। क्लबिंग ऑफ गिफ्ट इज एप्लीकेबल इफ अमाउंट एक्सीड्स 50,000। क्लबिंग तभी एप्लीकेबल होती है गिफ्ट की जब 15,000 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है। अगर 50,000 से कम का गिफ्ट है तो क्लबिंग नहीं। वो भी टू दी नॉन रिलेटिव पर्सन। अगर रिलेटिव है तो फिर किस चीज का मतलब, वो रिलेटिव में तो एनी अमाउंट इज एक्सेप्ट ना। उसके बाद कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो अक्सर आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगी। अगर आपको डिडक्शन का सेपरेट क्वेश्चन आ गया तो बात अलग है, बट जनरल डिडक्शन जो नॉर्मली मिलती है एटीसी में भी, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन और स्टैम्प ड्यूटी, और एक आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये लिख लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आता है। और हाँ, वो ट्यूशन फीस आता है, स्टैम्प ड्यूटी, एक तो आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, वो सब। एटीटीटीए डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, एक्चुअल और 10,000 विच एवर इज लोअर। एटीयू में डिसेबिलिटी मेंशन अंडर सेक्शन एटीयू, तो नॉर्मल डिसेबिलिटी के लिए 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000। एटी डबल डी में क्या होता है? डिडक्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हैंडीकैप रिलेटिव, तो डबल डी मतलब क्या है? डिपेंडेंट हैंडीकैप। डिसेबिलिटी में दोनों जगह सेम डिडक्शन है, चाहे एटीयू हो चाहे एटी डबल डी हो। एटी डबल डी में नॉर्मल डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी सेम, फ्लैट डिडक्शन 75,000 या 1,25,000। ठीक है, यस। सी मतलब फॉर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, टी मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन और वॉट एवर, आप कैसे भी आ सकते हो, ये आपको याद रखना है। डिडक्शन इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग बैंक अकाउंट का। और टीटीबी सीनियर सिटीजन को है, टीटीए नॉन सीनियर सिटीजन को है।
ATU जो है वो अंडर प्रिविलेज पर्सन मतलब कि जो बेसिकली डिसेबल्ड है वो, डबल डी मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट। आई वन क्लियर। तो दिस इज व्हाट योर क्लबिंग। क्लबिंग में अक्सर ये सब चीजें जनरली रिपीट होती है टू दी 80% ऑफ योर क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इसको नोट पे रखा है कि जनरल अगर कोई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर में बहुत टफ ना आ जाए तो ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एक चीज, आप कुछ नोट्स ध्यान रखने, एग्जाम्ड इनकम आर नॉट क्लब। एग्जाम्ड इनकम क्लब नहीं होती। 56 टू 10 में अप टू 50,000 नहीं होता, और रिलेटिव के केस में तो पूरा ही नील रहता है। स्कॉलरशिप टू मीट द एम्प्लॉइज कॉस्ट, तो ये एग्जाम्ड है ना, स्कॉलरशिप मिल रही है तो दैट इज एग्जाम्ड। क्या है, फुल्ली एग्जाम्ड परक्यूजिट है। और प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये भी एग्जाम्ड होता है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्ड इनकम है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्ड इनकम है। तो ये कभी भी क्लब होंगी क्या? नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जाम्ड इनकम आर नॉट क्लब एंड दीज आर व्हाट द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आ सकती है, ये सब क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब whenever there is a situation when income has to be clubbed in hands of person whose income is higher before clubbing, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपने को क्या करना है, जैसे चाइल्ड की इनकम है, अब हमको उसको क्या करना है, क्लब करना है इन दी पेरेंट्स ऑफ मतलब इनकम की पेरेंट की इनकम में जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग। तो मैं सारे एडजस्टमेंट कर लूंगी। सबसे पहले मैं सारे एडजस्टमेंट कर दूंगी जितने भी प्रोविजन है, ये वाले प्रोविजन को छोड़ के जिसमें हमको चेक करना है कि किसकी इनकम हायर है। उसके बाद कैलकुलेट करूंगी टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग फॉर क्लबिंग द माइनर इनकम और स्पाउस इनकम। स्पाउस इनकम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो प्रोविजन है। एक तो माइनर की इनकम के लिए बोलता है कि माइनर की इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब होगी जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग, प्लस स्पाउस की इनकम के केस में क्या होता है कि अगर कोई हस्बैंड और वाइफ है, दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी फॉर्म में, और दोनों को अगर वहां से सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दोनों को वहां से रेम्यूनरेशन, तो वहां पर प्रोविजन है कि वो जो क्या बोलते हैं स्पाउस, मतलब वो जो क्या बोलते हैं रेम्यूनरेशन है वो क्लब होगा उस स्पाउस के हाथ में जिसकी इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग। तो ऐसे दो ही ट्रांजैक्शन है जिसमें हमको पता करना पड़ता है कि दोनों में से, दोनों स्पाउस में से किसकी इनकम हायर है। एक तो ये वाला पॉइंट माइनर वाला, और दूसरा आपका है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द सेम फर्म, और सेम फर्म से आपको इनकम भी हो रही है तो। ठीक है। और तो वो वाला केस है। उसके बाद हाँ, लेकिन उसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले के पास रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होती है। उसके बाद लास्ट में जब आपकी टोटल इनकम समझ आ जाएगा, बिफोर क्लबिंग टोटल कर लोगे, फिर जिसका हायर है उसमें क्लब कर दोगे और एग्जेम्पशन ले लोगे ऑफ 1500 रुपए पर चाइल्ड। और ये 1500 रुपए साल भर का, ऐसा नहीं मर मंथ करके 12 मंथ करके। ठीक है, 1500 रुपए पर चाइल्ड की एग्जेम्पशन है, और वो भी सिर्फ किसमें है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान। ठीक है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव मेड इट इंटरेस्टिंग इज व्हाट योर सेटअप ऑफ लॉस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक तो टाइम बहुत लगाते हैं, और टाइम तो वही तो हम लोग को बचाना है सर, टाइम ही तो बचाना है सबसे मेन। ठीक है। तो सेटअप ऑफ लॉसेस में क्या टाइम बहुत लगता है बच्चों को सॉल्व करने में, तो इससे हमने उसको इजी करने के लिए फॉर्मेट बनाया है। ठीक है। और इसको इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारा जो टोटल इनकम का वीडियो उसको डेफिनेटली जाके देख सकते हो, मतलब टोटल इनकम सेटअप ऑफ लॉसेस का जो रेगुलर लेक्चर है उसको डेफिनेटली जाके देख सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे यू विल एवर फाइंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग सेट ऑफ लॉसेस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर्स, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस और टोटल। अब जैसे आप क्वेश्चन रीड करते जाओगे तो आपको इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फिल करते जानी है। तो इनकम, सैलरी की इनकम यहाँ लिखोगे, सैलरी में अगर लॉस तो होता नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ लिखोगे, लॉस यहाँ लिखोगे, बट आपको उनको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में एक ही टाइप का इनकम या लॉस होता है। बट पीजीबीपी में तीन तरीके का होता है, एक होता है स्पेक्युलेटिव, एक होता है 35 AD, और एक होता है आपका नॉर्मल बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस पता है। तो अगर उनका इनकम होगा तो यहाँ लिखोगे, और नीचे में उनका क्या बोलते हैं आप वो भी लिखोगे, उन नीचे में ये भी लिखोगे कि वो स्पेक्युलेटिव है, कि वो 35 AD है, कि वो अदर है। ठीक है। अगर सेम उनका लॉस होगा तो आप उसको यहाँ लिखोगे।
फिर लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग टर्म का गेन होगा तो वो बताओगे शॉर्ट टर्म का गेन है, तो नीचे लिखते रहोगे। तो कैसे लिखते हैं फॉर्मेट में हम लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ 1,25,000 और उसका गेन है, तो 1,25,000 ऊपर और नीचे लिखूंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट इज फुल्ली अंडरस्टूड बाय सीइंग द क्वेश्चन कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 का गेन है, तो लॉस जो है वो नीचे आ जाएगा, गेन जो है वो ऊपर आ जाएगा। फिर अदर इनकम में किस चीज का कैटेगराइजेशन दोगे, कैजुअल इनकम का, रेस हॉर्स का और अदर इनकम का। कैजुअल इनकम का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, रेस हॉर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, और रेस हॉर्स का लॉस है अगर तो वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और डिडक्शन वगैरह तो वो ये वाले डब्बे में लिख देंगे। उसके बाद सेट ऑफ करना शुरू करेंगे। सेट ऑफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले यहाँ से। तो आईएफओएस की इनकम का पहले आंसर निकालेंगे, फिर कैपिटल गेन, फिर पीजीबीपी के जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको फॉलो करते हुए फिर हाउस प्रॉपर्टी एंड देन योर सैलरी। एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि सैलरी का इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करे, ठीक है। दूसरे हेड में भी कर सकते हो। उसके बाद लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर किसी हेड का लॉस है जो कि कैरी फॉरवर्ड होने वाला है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते, ठीक है। एक बार जाके क्वेश्चन जरूर देखना, अगर आपको सेट ऑफ सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है या आप सेट ऑफ नहीं पढ़ पाते हो तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओनली 35 एडी बिजनेस, इट डज नॉट इंक्लूड एडिबल ऑयल एंड अदर बिजनेस। मतलब अगर मैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ किसकी, शुगर की, या कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। वेयर हाउसिंग मतलब नॉर्मल वेयर हाउसिंग विदाउट कोल्ड चेन, और कोल्ड चेन सिर्फ किसका अलाउड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो ही वो 35 एडी बिजनेस है। उसमें एडिबल ऑयल और अदर प्रोडक्ट मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसका कोल्ड चेन 35 एडी नहीं, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कोल्ड चेन 35 एडी, और नॉर्मल वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में सिर्फ शुगर का जो क्या बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट कोल्ड चेन, वो क्या है 35 एडी है। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद सेट ऑफ के लॉसेस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, गिव नोट ऑफ ऑल लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। लास्ट में टोटल इनकम निकाल दोगे और उसके बाद क्या बोलते हैं नोट दे दोगे, यहाँ से जो दिया है उसको कॉपी कर लेना है। एक चीज और ना, ऐसे एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ आपको 2-3 मिनट लगता है टोटल इनकम निकालने में। फिर आपको नॉर्मल अपना फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि पर्टिकुलर नोट और 2 अमाउंट के कॉलम, और आपको दिख रहा है सैलरी में क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या, यहाँ से सीधा कॉपी करना है क्या लॉस सेट ऑफ हो रहा है, और उसके बाद फाइनल आंसर देना है, ठीक है। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी चाहिए तो सेट ऑफ का पहला वीडियो आप देख सकते हो। और लास्ट हेड से एडजस्ट करना शुरू करना हमेशा, हाउस अदर सोर्सेस, फिर कैपिटल गेन, फिर पीजीबीपी, फिर आगे, ठीक है। और एक चीज और, जनरल पीजीबीपी लॉसेस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेशन ऑफ 35 एडी प्रॉफिट। जनरल का लॉस उधर एडजस्ट हो सकता है, उधर का लॉस इधर एडजस्ट नहीं हो। आई होप आई एम क्लियर। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कभी भी साल में किसी भी जगह में कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि दो ही टॉपिक, दो ही लास्ट पेज है, ठीक है। एडवांस टैक्स का फॉर्मेट जो है वो ये है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी का जो फॉर्मेट है वो ये, ध्यान से देख लो, दोनों को कंफ्यूज मत हो। अब ये तो अलग से नोट्स है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो आपकी चार्ट बुक है उसमें जो ये वाला पेज नहीं है, 34 एबीसी इंटरेस्ट का पेज है ना भाई, ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी दिखा, यहाँ पर अपने सारे प्रोविजन कवर तो हो गए, ठीक है। क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो एडवांस टैक्स वाला जो टॉपिक है, मतलब हम आप लोग जो है वो इसको, ये वाला जो टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ पर इसको बना लो, छोटा सा ही बना लो क्योंकि अपने को तो सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है। तो एक तो एडवांस टैक्स का टॉपिक भी पढ़ लिया, ठीक है, और इंटरेस्ट का भी पढ़ लिया, सब याद भी हो गया, ड्यू डेट भी यहाँ लिखी हुई है, ड्यू डेट भी यहाँ पर लिखी हुई है, और इधर हमने फॉर्मेट लिख लिया। तो फिर हम लोगों को क्या है, बार बार 10 जगह घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। अब एक बार बेसिक एक्सप्लेन कर लेती हूँ फिर हो जाएगा।
क्या है आपको एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे, तो कुछ बेसिक बोलना चाह रही हूँ कि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून 2025, तो 15% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, 15% ऑफ 15% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपको अभी जमा करना है। सेकंड में टोटल का 45% करना है, ठीक है। तो अगर 15 मैंने पहले कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, तो मेरे पास बचा क्या बोलते हैं 30%। तो फर्स्ट में मैं नेट कितना भरूंगी 15%, कॉम्युलेटिव कितना होगा 15, यहाँ पे कितना होगा 45, नेट कितना भरूंगी 30%। फिर यहाँ पर टोटल में 75 भरना है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव हो गया 75%, लेकिन नेट कितना हो गया 30%, टोटल में 100 भरना है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 25%। बट मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखी हूँ, एक्चुअल में यहाँ पर क्या आएगा अमाउंट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि परसेंटेज लिख के अगर मैम ने ऐसा, हाँ, ये सिर्फ बताने के लिए मिटा देती हूँ नहीं तो। हाँ, तो ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखोगे इंस्टॉलमेंट नंबर, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल टैक्स लाइबिलिटी, परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड 15%, 45%, 75% और 100%, क्यूमुलेटिव इंस्टॉलमेंट और नेट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर और नेट यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्यूमुलेटिव है 15%, फिर यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ वाला आ जाएगा, फिर यहाँ पर 75, फिर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर 100 इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ वाली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे निकाल दो 234C का, तो उसमें सबसे पहले लोगे आप इंस्टॉलमेंट ले लोगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आज के दिन में टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है 15%, तो इसका 15% हो जाएगा क्यूमुलेटिव, फिर उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। यहाँ पर नेट का कॉन्सेप्ट नहीं करना, यही बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पर नेट है कि यहाँ पर नेट है, कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर नेट पेमेंट करना है, इंटरेस्ट जो है वो 3-3 महीने का लग रहा है तो वो क्यूमुलेटिव लगेगा, क्योंकि साल भर के अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट लगाना है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके बीच में मैंने क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स पटा दिया 10-15 हज़ार का, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई ना। फिर उसका 45% जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट पे आज की डेट पे कितना है, बीच में अगर कुछ क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस पटा है तो उसको माइनस कर दोगे, फिर बचे हुए पे 3, और लास्ट वाले में कितना लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट। तो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 महीने का लगेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और लास्ट में आप टोटल कर दोगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर दी टॉपिक, जहां पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उस माइंडसेट को, उस फॉर्मेटिंग को अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है। वो दीज आर दी फॉर्मेटिंग व्हिच हैज बीन सेट अप फॉर यू। और नॉर्मल आपको पता है कि टोटल इनकम का फॉर्मेट क्या है, टोटल इनकम का फॉर्मेट ये है। टोटल इनकम का फॉर्मेट, कभी भी आपको टोटल इनकम क्वेश्चन है तो आपको पर्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। ऊपर में आप हेडिंग लिखोगे यहाँ पर। मैंने बहुत सारे रैंकर्स की कॉपी देखी, वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 2B या 2A, तो वो लोग ना 3 जगह लिखते हैं, 2A ऐसे लिखते हैं वो लोग, कि दिखे एग्जामिनर को कि 2A ही है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर डिफॉल्ट अंडर 115 BAC। ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक, मतलब आपको कम में ज्यादा दिखना है, कम में बम दिखना है अपने को, ठीक है। तो हमेशा से अब दिख रहा है टोटल इनकम, समझ जाएगा एग्जामिनर, होता है 115 BAC में भी समझ जाएगा, ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो लिखा हुआ है। तो हमेशा चीज ध्यान रखना कि जो कम में बम है उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी हम सोच रहे हैं कि इस पीडीएफ जो है वो क्या बोलते हैं इसका पीडीएफ जो है वो हम अलग से, अगर आप इंटरेस्टेड है या बाय करना चाहते हैं तो हम इसको अपने वेबसाइट में अवेलेबल करा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे दिए हमारे व्हाट्सएप लिंक में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। हाँ, प्लस प्लीज अगर आपको एक वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स,
जिनको ये वीडियो हेल्प हो। प्लस अगर आपके फ्रेंड्स जो है वो सीए इंटर में और अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं टैक्सेशन के लिए, तो प्लीज शेयर दिस क्लास विद देम। ओके, थैंक यू एवरीवन।